चलिए दोस्तों, तो वेरी 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 गुड मॉर्निंग। और स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना बहुत ही प्यारा सा सब्जेक्ट, नाम क्या दोस्तों उसका? ऑडिट। चलिए, तो ऑडिट के अंतर्गत दोस्तों अपन बातें कर रहे हैं एसएस 700 सीरीज की। आपको याद होगा अपन ने दो स्टैंडर्ड्स कंप्लीट कर लिए, एक है एसएस 700 और एक है एसएस 706। ठीक है, 700 में अपन ने बात किया था फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन व्हाट दोस्तों? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 706 में अपन ने बात किया था दो पैराग्राफ के बारे में। एक पैराग्राफ का नाम है ईएमपी और एक का नाम है ओएमपी। व्हाट इज ईएमपी? Emphasize on meta paragraph. And what is OMP? Other meta paragraph. अगर मान लीजिए कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में सिर्फ मुझे आपका ध्यान आकर्षित करना है, तो वो क्या है? EMP। और एक कोई ऐसी चीज है जिसके अंदर मैं आपको कुछ नया बताना चाहता हूं, वो क्या है? OMP। जनरली OMP के थ्रू ऑडिटर क्या बताता है? वेरी गुड, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता देता है कि भैया ये काम मैंने किया है, ये काम मैंने नहीं किया है। आप खामखा कुछ चीजें अज्यूम करके बैठ जाते हो और फिर बाद में मुझे को सुनाते हो। तो इसके लिए मैं बताना चाहता हूं ये मेरी जिम्मेदारियों का हिस्सा नहीं है। और ईएमपी के अंतर्गत वो सारे काम जो कि पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज्ड हैं, बस मैं आपका ध्यान आकर्षित करके आपको बताना चाहता हूं। चलिए दोस्तों, तो पहला कंसेप्ट अपन ने देख लिया ईएमपी, दूसरा अपन ने देख लिया ओएमपी। आज अपन पढ़ने वाले बहुत ही शानदार कंसेप्ट जिसका नाम है एस 705। नाम देखेंगे क्या दिया है? मॉडिफिकेशन टू द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। ये बात कुछ आपके लिए नहीं है कि मॉडिफाइड होता है ओपिनियन। और जब अपन मॉडिफाइड ओपिनियन के बारे में बात करते हैं, मॉडिफाइड ओपिनियन में तो क्या चीजें आती है? QAD, क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर, जिसके अंतर्गत अगर अपन बात करें दोस्तों, ये जो एडवर्सिटी है ये तब आती है जब मिस स्टेटमेंट हमें मिल जाता है। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन तब आता है जब हमें सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलता है। और ये दोनों ही केसेस में अगर परवेसिवनेस ज्यादा ना हो तो फिर हम क्या देते हैं बताइए? क्वालिफाइड। इसके लिए बहुत ही शानदार से ये टेबल है बेटा, जो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। आप स्क्रीन पे ही देख सकते हैं, आपके लिए स्क्रीन भी बड़ी लगा दी गई है बेटा। तो आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो मटीरियली क्या है? मिस स्टेटेड है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटीरियली मिस स्टेटेड है और वहां पर जो मिस स्टेटमेंट है वो परवेसिव है। मिस स्टेटमेंट कैसा है? परवेसिव। तो यहां पर अपन कैसा ओपिनियन देंगे बेटा? एडवर्स। और अगर मान लीजिए वो मटेरियल तो है लेकिन वो परवेसिव नहीं है, तो वहां पर अपन क्या दे रहे हैं? क्वालिफाइड। साहब व्हाट डू यू मीन बाय परवेसिवनेस? परवेसिवनेस का मतलब क्या होता है बेटा? इट इज सर्वव्यापी, जो हर जगह है, कण कण में मौजूद है, उसे अपन क्या बोलते हैं बेटा? परवेसिव। तो अगर परवेसिवनेस ज्यादा है तो उसे अपन क्या बोलेंगे बताइए? एडवर्स। ठीक है, और अगर परवेसिवनेस जो है वो ज्यादा नहीं है तो अपन क्या बोलेंगे? क्वालिफाइड। बताइए, कोई भी डाउट इसमें? चलो, अगर मान लीजिए इनएबिलिटी टू ऑब्टेन SAE। व्हाट इज दिस इनएबिलिटी टू ऑब्टेन SAE? एविडेंस हमें नहीं मिल रहे हैं, हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो अगर आपने ज्यादा जगह के एविडेंस नहीं ढूंढ पाए तो आप ओपिनियन नहीं दे पाएंगे, तो दैट इज डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। लेकिन आप कम जगह के एविडेंसेस को नहीं ढूंढ पाए तो आप वहां पर क्या देंगे? क्वालिफाइड। इसका मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनेंगे और मुझे बताएंगे, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। मान लो डेटर की इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिली, तो क्या आप डिस्क्लेमर दे दोगे? क्या आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आया? आपको डेटर की इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो क्या आप डिस्क्लेमर दे दोगे? यस और नो? नहीं दे सकते बेटा, क्योंकि डेटर एक छोटा सा हिस्सा है पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। लेकिन आपको डेटर भी नहीं पता, क्रेडिटर भी नहीं पता, फिक्स्ड एसेट भी नहीं पता, फिक्स्ड लायबिलिटी भी नहीं पता, कैपिटल भी नहीं पता, बैंक भी नहीं पता, आपको करंट एसेट भी नहीं पता। इतनी सारी चीजों के बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, आप क्या देंगे? डिस्क्लेमर। अच्छा, डिस्क्लेमर अकेला दिया जाता है कि ऐसा बोलते हैं डेटर के लिए मैं डिस्क्लेमर हूं, बाकी सबके लिए मैं अनक्वालिफाइड हूं, ऐसा बोल दूं क्या? ऐसा नहीं बोल सकते क्या? अगर ऐसा बोलने का मन है तो तुम क्या दे दो? क्वालिफाइड, कि इतने आइटम को छोड़ दो, बाकी आइटम क्या है? एकदम सही है। या इतने आइटम के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बाकी आइटम एकदम सही है। तो इसके लिए अगर आपको इतना कुछ करना है तो आप क्या दो? क्वालिफाइड। अगर चीज बहुत बड़ी है, नहीं मिल रही है, डिस्क्लेमर, चीज बर्बाद है और बड़े लेवल पर है, तो क्या है? एडवर्स। कुछ तो बोलो, पक्का अच्छे से। चलो, क्या बोल रहा है क्वालिफाइड के बारे में? देखो नीचे पढ़ो यहीं पर ही, क्वालिफाइड ओपिनियन। द ऑडिटर शैल एक्सप्रेस क्वालिफाइड ओपिनियन व्हेन द ऑडिटर हैविंग ऑब्टेन SAE, जब उसने ऑब्टेन कर लिया, क्या ऑब्टेन कर लिया? SAE, और कंक्लूड कर रहे कि मिस स्टेटमेंट जो है वो मटीरियल है बट परवेसिव नहीं है। पहला केस। दूसरा केस क्या बोल रहा है? ऑडिटर इज अनएबल टू ऑब्टेन SAE, मतलब वो क्या नहीं कर पाया?
एसएई को ऑब्टेन नहीं कर पाया, बट ऑडिटर कंक्लूड करता है कि पॉसिबल इफेक्ट जो है वो मटेरियल है बट परवेसिव नहीं है। मतलब एक केस जहां पे उसने क्या पता कर लिया, मिस स्टेटमेंट है ये पता कर लिया, और दूसरा केस वो पता नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसको क्या नहीं मिल रहा है, एविडेंस नहीं मिल रहा है। लेकिन क्योंकि वहां पर एक कॉमन चीज है वो परवेसिव नहीं है, इसीलिए अपन क्या दे रहे हैं, क्वालिफाइड। और यही अगर परवेसिवनेस बढ़ा दो तो ए केस में क्या दोगे, ए केस में क्या दोगे, और यहां पे क्या दोगे, तो यहां हिंदी में लिखेंगे अगर परवेसिवनेस ज्यादा होता तो यहां पर क्या देते हैं, एडवर्स, और यहां क्या देते हैं, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। बताइए कोई भी डाउट इसमें? बताइए कोई भी डाउट? एडवर्स क्या बोल रहा है, पढ़िए। The auditor shall express an adverse opinion when the auditor, having obtained SAE, conclude that misstatement individually or in aggregate are both material and pervasive. Disclaimer of opinion में क्या बोल रहा है, auditor shall disclaim an opinion when auditor is unable to obtain SAE on which to base the opinion, and the auditor conclude that possible effect of undetected misstatement could be both material and pervasive. The auditor shall disclaim an opinion when in an extremely rare case involving multiple uncertainty conclude that having obtained SAE regarding each of the individual uncertainty, it is not possible to form an opinion. इतनी uncertainty है कि हमें समझ ही नहीं आ रहा है, हम ओपिनियन ही फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे केस में अपन क्या देंगे बताइए, डिस्क्लेमर देंगे। क्या ये बात समझ में आ गया, कहाँ क्वालिफाइड देंगे, कहाँ एडवर्स देंगे और कहाँ पर डिस्क्लेमर देंगे। परवेसिव का मतलब पढ़िए क्या लिखा है, नीचे वाला पढ़ना ए पॉइंट। क्या बोल रहा है, परवेसिव का मतलब इट इज नॉट कन्फाइंड टू स्पेसिफिक एलिमेंट, किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट में कन्फाइंड नहीं है, अकाउंट में आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कन्फाइंड नहीं है, और अगर कन्फाइंड है भी इट रिप्रेजेंट और कुड रिप्रेजेंट अ सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब एक एलिमेंट पे कन्फाइंड नहीं, और अगर है भी तो वो एलिमेंट बहुत ही बड़ा है यार। मतलब लाइक वाइज मेरी बैलेंस शीट टैली होती है फॉर एग्जांपल 100 करोड़ से, और मेरा इन्वेस्टमेंट है 99 करोड़ का। इन्वेस्टमेंट कितने का है, 99 करोड़ का। बैलेंस शीट ही टैली कितने से हो रही है, 100 करोड़ से। इन्वेस्टमेंट 99 करोड़ का, और इन्वेस्टमेंट का एक भी कागज पत्तल नहीं है। बोलने को तो एक ही अकाउंट है इन्वेस्टमेंट, लेकिन परवेसिव हो गया ना यार। मतलब 100 करोड़ की कंपनी में 99 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और 99 करोड़ की एक खबर नहीं है, तो ऐसे केस में वो अपने आप में क्या है, बोलो, परवेसिव है। समझ में आएगी नहीं? और इन रिलेशन टू डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर कहां देते हैं, कुछ बोलते ही नहीं आप लोग, नोट्स टू अकाउंट में। वो जो डिस्क्लोजर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर है। अगर वो डिस्क्लोजर की बात की जाए, वो डिस्क्लोजर ना देने के चक्कर में सब कुछ उथल पुथल हो सकता है। एग्जाम्पल, गोइंग कंसर्न, कंपनी बंद होने वाली है, राज की बात तुमने बताई नहीं ना डिस्क्लोजर में। सर ये तो पता चल जानी चाहिए ना बैलेंस शीट देख करके। क्या पता चल जाता है क्या? कभी नहीं पता चलेगा। ऐसा थोड़ी ना गोइंग कंसर्न की बैलेंस शीट में अपन कुछ अलग तरीके से बनाएंगे कि ऐसे बनेगी, ऐसा कुछ थोड़ी ना बनेगी। तो ऐसे ही ना, फिगर बस चेंज हो जाएंगे, लेकिन फिगर को इतना ध्यान कौन देता है यार। वहां पे तो इनहैंस्ड फिगर दिखेंगे। वैसे जैसे ये बिल्डिंग अभी मेरे यहाँ 3 लाख माइनस डेप्रिसिएशन की, मार्केट वैल्यू 3.5 करोड़ रुपए, तो अगर अपन बात करी जाए तो वहां पे तो इनहैंस्ड फिगर्स दिख जाएंगे कि भैया 3 करोड़ की बिल्डिंग है या फिर और कोई एसेट है। तो ऑब्वियसली बात है फिगर्स में चेंजेस होंगे, लेकिन इतना बारीकी से हर कोई देखेगा नहीं, सब बस पैटर्न देखेंगे। नीचे डिस्क्लोजर में लिखना जरूरी है कि कल के दिन ये एंटिटी जो है वो बंद हो सकती है, ये बात लिखना जरूरी है। नहीं लिखा, और लिखना चाहिए था, ऑडिटर बोलेगा मैनेजमेंट को, और मैनेजमेंट ने फिर भी नहीं लिखा, अपन एडवर्स दे देंगे। और अगर अपन को समझ नहीं आ रहा है, लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए, कुछ एविडेंसेस नहीं मिल रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो अपन वहां पे डिस्क्लेमर डाल देंगे। तो एक छोटा डिस्क्लोजर की लाइन के चक्कर में भी परवेसिवनेस बढ़ जाती है।
तो परवेसिवनेस क्या समझ में, इट इज नॉट कन्फाइंड टू स्पेसिफिक एलिमेंट। कोई एलिमेंट में कन्फाइंड नहीं है, और अगर कन्फाइंड भी है तो वो एलिमेंट कोई छोटा मोटा एलिमेंट नहीं है, सब्सटैंशियल पोर्शन लेके बैठा है। और डिस्क्लोजर के मामले में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोलते पब्लिक? पक्का? चलो आएंगे अब ऊपर। टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन बताने की जरूरत नहीं है, कौन कौन से? क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लोजर। इट डिपेंड्स अपॉन पहला क्या, नेचर ऑफ मैटर गिविंग राइज टू मॉडिफिकेशन एंड ऑडिटर जजमेंट अबाउट परवेसिवनेस। क्वालिफाइड ओपिनियन के बारे में क्या बोला है? क्वालिफाइड ओपिनियन कब देंगे? जब उसे लगता है कि भाई इंडिविजुअली इन एग्रीवेट क्या नहीं है, परवेसिव नहीं है, या अनेबल टू ऑब्टेन एसएई, और वो साथ ही साथ मटेरियल है बट परवेसिव नहीं है। अरे अब भी तो पढ़ के आए हैं, वही चीज़ें लिखी है, सेम ही है। तो एडवर्स वही है, डिस्क्लेमर वही है। कंडीशन दिया है बेटा, कब आप मॉडिफाई करोगे? तो याद करो बचपन में पढ़ाया था आपको, जब पहली बार आप छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे बन के पहली बार क्लास में आए थे मेरे, क्या मैंने आपको ट्रू एंड फेयर व्यू बताया था? क्या मैंने आपको उसमें पीआरडी बताया था? और उसमें पीआरडी में पी फॉर पॉलिसी, आर फॉर रेगुलेशन, डी फॉर डिस्क्लोजर। पॉलिसी कैसी होनी चाहिए? एक्सेप्टेबल एंड कंसिस्टेंट। तो वही लिखा है, सिलेक्शन ऑफ इनएप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी हो गई। इनएप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी हो गई, मतलब कि अपन ट्रू एंड फेयर व्यू देंगे नहीं देंगे? नहीं देंगे। नहीं देंगे इसका मतलब क्या हो जाएगा? क्वालिफाइड। तो ऑब्वियसली बात है मॉडिफाइड ओपिनियन अपन देंगे। दूसरा, एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी कैसी होनी चाहिए थी? कंसिस्टेंट। वो कंसिस्टेंट नहीं है तो अपन क्या देंगे? मॉडिफाइड। या फिर डिस्क्लोजर्स अगर सही नहीं है तो भी अपन क्या देंगे? मॉडिफाइड। तो यहाँ पे बता दिए सर्कमस्टेंसेस कब कब अपन मॉडिफाई करेंगे। तो सर्कमस्टेंसेस वही है कि अगर अकाउंटिंग पॉलिसी जो है वो सही नहीं है, या ठीक से लगाई नहीं है, या एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर्स नहीं दिए गए। क्या ये बात समझ में आई? कुछ बोलो। पक्का? चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है। बताएंगे दोस्तों, यहां पर किसके बारे में बात कर रहा है? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। कब कब आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देंगे बताएंगे? कब देंगे बताइए? हाँ, जब मैनेजमेंट ने क्या लगा दिया? लिमिटेशंस लगा दिया। मैनेजमेंट ने किस बात पे लिमिटेशन लगा दी जिसकी वजह से अपन क्या नहीं ऑब्टेन कर पा रहे? एसएई। ये सर्कमस्टेंसेस रिलेटिंग टू नेचर और टाइमिंग ऑफ द ऑडिट। ठीक है कि भैया ऑडिटर के वर्क को लेकर के टाइमिंग इतने दिन में चाहिए, अरे भाई नहीं हो सकता, फिर भी हमको चाहिए, तो यहाँ पर तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। ओके, तीसरा, सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड एंटिटीज कंट्रोल। एग्जाम्पल रेड, वेरी गुड। दूसरा एग्जाम्पल, आग लग गई, धुआं हो गया बेटा सब। अब धुआं हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर अब हमारे भी हाथ में नहीं है साहब, अब हो गया तो हो गया, हम भी उसका कुछ कर नहीं सकते। क्या ये बात समझ में आ गई? पक्का? चलिए, तो ये जो 3 कारण है इसकी वजह से आपको क्या देना पड़ता है बताइए? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। किसका? जानबूझ के भी कैसे पता चलेगा? और कौन आदमी ऐसा होगा सिर्फ अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को बचाने के लिए, वो भी किससे? ऑडिटर से, अपनी ही पूरी दुकान को जला दे। एक में ही लगाएगा ना, बाकी जगह तो है। और अगर आपका बड़ा व्यापार है तो आप वैसे भी डिजिटल होंगे, आग का उतना फर्क पड़ेगा नहीं। चांसेस आते हैं गुड इंटरनल कंट्रोल में ये भी आता है कि आपका एक प्रॉपर बैकअप भी होते रहना चाहिए, तो ऑब्वियस है वाली चीज़ है। तो चांसेस होने को हो सकते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ इट इज समथिंग, लेकिन इट इज समथिंग विच इज वेरी रेयर। समझ में आया ना? ये बहुत ही रेयरेस्ट चीज़ हो जाती है कि चलो भाई अपन ने क्या कर दिया, आग लगा दी। ऐसे तो लोग लगाते हैं इंश्योरेंस क्लेम ही लेने के लिए। अब माल रखा हुआ है अपनी दुकान में 2 लाख का, 2 करोड़ का इंश्योरेंस क्लेम है, आग लगा दी, बोले 2 करोड़ का माल जल गया। उस केस में भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन फिर वो चीरफाड़ चालू हो जाएगी ना, इन्वेस्टिगेशन। ऑडिटर तो नहीं करेगा, लेकिन वो देखेगा बैंक में कितना पैसा आया, तुम्हारी पुरानी सेल्स कितनी थी, तुमने टैक्स कितना दिया, जीएसटी क्वार्टरली रिटर्न जा रहे हैं, एडवांस टैक्स जा रहा है, फिर कड़ी से कड़ी जोड़ेंगे। कोई इंसान के मरने के बाद भी तो उसके पीछे चलता ही रहता ना सारा काम नाम, तो ये वैसे ही कड़ी से कड़ी जोड़ने वाला। चलो क्या यहाँ तक ये चीज़ें समझ में आई? चलो अब आएंगे नेक्स्ट कंसेप्ट पर। ये चार्ट दिख रहा होगा आपको बड़ा सा, बहुत ही शानदार चार्ट है बेटा। देखेंगे क्या लिखा है। लिमिटेशन आफ्टर द ऑडिटर हैज एक्सेप्टेड द एंगेजमेंट, मतलब ऑडिटर ने क्या कर दिया? एंगेजमेंट को एक्सेप्ट कर लिया, मतलब काम को एक्सेप्ट कर लिया है। अब बताइए, काम को एक्सेप्ट किया और फिर क्या हो गया? मैनेजमेंट ने लिमिटेशन लगा दी। याद है अपन ने इसके लिए पढ़ा था ऐसे 210 अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट।
उसमें कई बार जो मैनेजमेंट है वो पीछे से आके बोल देता है भैया देखो उस समय बात जरूर हुई थी लेकिन हम आपको ये काम करने अलाउ नहीं करेंगे, तो उस समय अपन को रहता है कि भाई क्या करें, काम को छोड़ भी सकते हैं। याद आ रहा है? तो ये वैसे ही कंसेप्ट है कि ही कम टू नो दैट मैनेजमेंट हैज इम्पोज व्हाट दोस्तों स्कोप ऑन द लिमिटेशन, जिसके कारण या तो क्यू आएगा या तो डी आएगा। व्हाट इज डी? डिस्क्लेमर। क्यू मतलब क्वालिफाइड। देखो एडवर्स नहीं होगा, एडवर्स मतलब मिस स्टेटमेंट ढूंढ ही लेंगे। ये क्यू या डी हो सकता है कि ये तुमको डेटर से बात करने नहीं दूंगा, तुमको ये देखने नहीं दूंगा, तुमको वो नहीं दूंगा, ये कागज नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। तो इससे अपन को क्या नहीं मिलेगा? सबूत ही नहीं मिलेगा। सबूत नहीं मिलेगा तो मैं क्या नहीं दे पाऊंगा? ओपिनियन नहीं दे पाऊंगा। तो ओपिनियन नहीं दे पाऊंगा तो डिस्क्लेमर में जाएगा। तो फिर क्वालिफाइड क्यों लेगा? कि कई बार मैं ओपिनियन छोटी जगह पे नहीं दे पाऊंगा, तो वहां पे अपन क्या देंगे? क्वालिफाइड। अगर बड़े लेवल पे ओपिनियन नहीं दे पा रहे क्योंकि वो परवेसिव ज्यादा है, तो वहां क्या देंगे? डिस्क्लेमर। चलिए आगे पढ़िए। रिक्वेस्ट करेंगे क्या? मैनेजमेंट को बोलेंगे भैया अलग कर दो यार, ये सब मत करो ऐसा। मैनेजमेंट मान जाएगा तो ओके, और मैनेजमेंट नहीं मानेगा तो पापा के पास जाएंगे। मैनेजमेंट के पापा कौन है? TCWG के कम्युनिकेट किया, उनसे बातचीत किया, उनसे बातचीत में लगा चलो ठीक है भाई मैनेजमेंट ये करने नहीं दे रहा है, तुम्हें ये रास्ते से जाने दे देंगे। TCWG मदद कर रहा तो ओके, बाद में पता चल रहा नहीं वो भी हाथ बंधे हुए किसी कारणवश कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि ये भी मिला जुला हुआ है, तो अपन ये समझेंगे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? हाँ साहब पड़ेगा, लेकिन उतना बड़ा नहीं पड़ेगा। मटीरियल है बट परवेसिव नहीं है, तो क्या दे देंगे? क्वालिफाइड। अच्छा मटीरियल भी है एंड परवेसिव भी है, तो भैया ज्यादा बेहतर है काम छोड़ दो। कल लड़ाई होगी यार, समझ में आए? क्योंकि मटेरियल भी है परवेसिव भी। अब आप मेरे को ओपिनियन ही, अब समझो ना, आप ही क्लास में नहीं आओगे, बाद में बोलोगे पढ़ाया नहीं। गेटिंग माय पॉइंट? अरे होता है, हम ऐसे स्टूडेंट्स को निकाल देते। कल प्रतीक सर ने एक को निकाल दिया, वो क्लास ही नहीं आ रहा था, तो प्रतीक सर ने उठाया, फोन किया उसको, बोले कल से आना ही नहीं। भाई तेरे को आना ही नहीं है, कल के दिन तू यही बोलेगा सर पढ़ा अच्छा नहीं रहे। भाई तू आएगा क्लास में तो पढ़ेगा ना। तो मैक्सिमम क्लास आया नहीं। अब 40 क्लास है, 40 में से मान लो अगर आप फॉर एग्जांपल 23 क्लास नहीं आए, 24 क्लास नहीं आए, अब सर को फोन करके बोल रहे सर समझ में नहीं आ रहा, तो सर ने बोले काम कर कल से क्लास ही मत आ, खत्म, तेरे को निकाल दिया। तो वो क्यों किया ऐसा? क्योंकि भाई आप अगर कल जाकर के लड़ाई होगी, वो बोलेगा नहीं ऐसा प्रॉब्लम ऐसा। भाई प्रॉब्लम का है, अपन प्रोफेशनल लोग, लड़ने का ही नहीं, खत्म खेल, ठीक है भाई अपन अलग ही कर दो। तो वैसे ही है, तो अपन ने क्या कर दिया? डिटरमाइन पॉसिबिलिटी ऑफ रेजिग्नेशन। भाई छोड़ दो काम। अब काम छोड़ दिया, यस रिजाइन कर दिया, ठीक है। अब काम भी नहीं छोड़ पा रहे, किसी की रीजन ऐसा है कि काम भी नहीं छोड़ पा रहा है, देन वी हैव टू कम्युनिकेट विद TCWG, और प्लस वहां पे क्या दे दो? डिस्क्लेमर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? चलो यही बात को नीचे, वही बात को नीचे क्या किया हुआ है? एकदम लिख करके दिया है, एक्सप्लेन किया हुआ है। एक आध पैराग्राफ पढ़ो तो आपको समझ में आएगा क्या लिखा है। क्या सार है पहले पैराग्राफ का? क्या सार है पहले पैराग्राफ का? बोलो। वेरी गुड साक्षी, बताएंगे। वेरी गुड। हाँ वेरी गुड। सिंपल है कि भैया आफ्टर एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने के बाद लगा कि भाई कुछ इन्होंने कुछ तो भी नाटक कर दिया जिसकी वजह से अब लिमिटेशन है, हम क्या नहीं उठा पाएंगे, ज़्यादा एविडेंस नहीं कलेक्ट कर पाएंगे, तो मैनेजमेंट को पहले क्या कर देंगे? रिक्वेस्ट कर देंगे। वही बातें हैं बेटा, कुछ ऐसा समझाने लायक नहीं है, ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, एडवर्स और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ये एडवर्स जो होता है ये कब देते हैं? जब परवेसिवनेस कम होती है। जब परवेसिवनेस ज़्यादा की कम? ज्यादा। तो जब परवेसिवनेस ज्यादा होगी तो अपन देंगे एडवर्स, या अपन देंगे क्या? डिस्क्लेमर। क्या एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडवर्स और अनमॉडिफाइड दोनों जा सकता है? एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपन एडवर्स भी दे दे और अनमॉडिफाइड भी दे दे, थोड़ा थोड़ा एडवर्स, थोड़ा थोड़ा अनमॉडिफाइड, नहीं चल सकता। थोड़ा थोड़ा डिस्क्लेमर, थोड़ा थोड़ा अनमॉडिफाइड चल सकता है? नहीं। क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि इसकी परवेसिवनेस ज्यादा है। तो अब थोड़ा थोड़ा नहीं कर सकते। थोड़ा थोड़ा कहां चल सकता है? बीच का क्वालिफाइड में।
तो इसीलिए क्या बोला, व्हेन एन ऑडिटर कंसिडर इट नेसेसरी टू एक्सप्रेस एडवर्स और डिस्क्लेमर on the financial statement as a whole, the auditor report shall not also include an unmodified opinion. क्या बोल दिया? Auditor shall not also include an unmodified opinion. एक और unmodified opinion आप वहां पर नहीं दे सकते. अगर आपने कौन सा दे दिया, क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर, एडवर्स या डिस्क्लेमर, तो अगर आपने एडवर्स या डिस्क्लेमर दे दिया है तो आप साथ ही साथ अनक्वालिफाइड नहीं दे सकते विथ रिस्पेक्ट टू सेम FRF. क्या ये बात समझ में आई? पक्का? चलो. The expression of unmodified opinion prepared under a given FRF and within the same report the expression of adverse on the same FRF under a different FRF. क्या बोल रहा है ये? कई बार ऐसा होता है कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप एक FRF के हिसाब से बना रहे हो. व्हाट इज FRF? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. देखो एक चीज हो सकती है, आपने एक FRF के हिसाब से बनाया तो आपको लग रहा है ये चीज कैसी बनी है, एडवर्स बनी है, लेकिन हो सकता है आप दूसरे FRF के हिसाब से उसको बनाओ तो हो सकता है वो कैसी बनेगी, बताइए, अनमॉडिफाइड बनेगी. सर एग्जांपल, बैंक का अगर आप कंपनीज एक्ट भी लगता है बैंक के ऊपर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी लगता है. अब बैंक का अगर आपने कंपनीज एक्ट के हिसाब से ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाया तो कैसी रिपोर्ट जानी चाहिए? बैंक वाली जो कंपनी है उनका अगर आपने कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 3 के हिसाब से ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाया है, कैसी रिपोर्ट जाएगी, एडवर्स की अनमॉडिफाइड? एडवर्स की अनमॉडिफाइड? एडवर्स जाएगी बेटा. एडवांस अकाउंट्स पढ़ा था बचपन में, पिछली बार वाला पढ़ा है किसी ने कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है. चलो आपको बताना चाहूँगा, जिन बच्चों ने पढ़ा अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा आपको बताना चाहता हूँ कि बैंकिंग कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का तरीका एकदम डिफरेंट है. उस पर कंपनीज एक्ट नहीं लगता है. बैंकिंग कंपनी के ऊपर कंपनीज एक्ट लगता है, लेकिन जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होगा तो एक एक्ट लगता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. तो उनका FRF अलग है. तो अगर आप कंपनीज एक्ट की नजरों से देखोगे तो आप बोलोगे अरे यार नहीं ये तो गलत है, लेकिन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से देखोगे तो बोलोगे एकदम सही है. एक और एग्जांपल देता हूं, चलो आपके लेवल का शायद समझ में आ जाए. क्या आपको पता है डेप्रिसिएशन ऑफ कंपनीज एक्ट एंड इनकम टैक्स एक्ट बहुत सेम है, अलग अलग है? इतना आइडिया, वेरी गुड. अब आप डेप्रिसिएशन का फिगर अगर उठाओगे, अगर आप टैक्स ऑडिट कर रहे हो और कंपनीज एक्ट का डेप्रिसिएशन का फिगर डाला है, सही है कि गलत है? गलत है. आप वहां पे अनमॉडिफाइड नहीं दे सकते. लेकिन अगर आपने कंपनीज एक्ट का हिसाब से ऑडिट कर रहे हो और कंपनीज एक्ट के शेड्यूल के हिसाब से डेप्रिसिएशन का फिगर लिखा है, तो फिर अनमॉडिफाइड है कि एडवर्स है? अनमॉडिफाइड है. तो वो यही बोलना चाहता है. क्या बोल रहा है यहां पे? द एक्सप्रेशन ऑफ अ अनमॉडिफाइड ओपिनियन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड अंडर अ गिवन FRF and in the same report the expression of an adverse opinion on the same financial statement under a different FRF. तो क्या बोल रहा है? एक FRF के नजरिए से आप अनमॉडिफाइड दे सकते हो और उसी को दूसरे FRF के नजरिए से एडवर्स भी दे सकते हो. ये MCQ क्वेश्चन के लिए काम का है. समझ में आ गया? चलो. फॉर्म एंड कंटेंट, ये एग्जाम में आ भी सकता है. फॉर्म एंड कंटेंट मतलब कि आप कैसे बताओगे, लिखने का एक तरीका होगा ना. यस और नो? यस. तो अगर आपको क्वालिफाइड ओपिनियन लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? तो पहली चीज अगर अपन बात करें तो आपको याद होगा कल अपन ने पढ़ा था, पहला एक पैराग्राफ, पहला एक होता है टाइटल, दूसरा होता है एड्रेसी, तीसरा ओपिनियन, चौथा बेसिस फॉर ओपिनियन. तो अपन को जब क्वालिफाइड ओपिनियन देना है तो अपन को अपने ओपिनियन पैराग्राफ पे लिखना पड़ेगा ये, एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ. क्या बोलेंगे? एक्सेप्ट फॉर दी मैटर, जो कि मैंने नीचे दिया है. कहां पर? बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ में. उन मैटर को छोड़ दो, बाकी एवरीथिंग इज शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू. समझ में आ गया? तो अपन को क्या लिखना होगा? अगर आप कंप्लायंस फ्रेमवर्क वाला काम कर रहे हैं, जो कि 99% लोग करते हैं, द कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल FRF. और अगर आप फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में जाएंगे तो आप लिखेंगे क्या? द कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट, गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल FRF. एडवर्स में क्या लिखोगे? एडवर्स में भी ऐसे लिखोगे ना, एक्सेप्ट फॉर द थिंग विच इज गिवन इन दी. वहां पे क्या लिख देंगे? सीधा
क्या लिख देंगे? द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू। तो अपन बोलेंगे क्या? बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन, क्या बोलेंगे? द अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट प्रेजेंट फेयरली और गिव अ ट्रू फेयर व्यू, या अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव नॉट बीन प्रिपेयर्ड इन ऑल मटीरियल एस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल FRF। कुछ बोल रहा हूं मैं? डिस्क्लेमर में क्या लिखोगे? क्या डिस्क्लेमर में ओपिनियन दे रहे हो क्या? तो लिखोगे ना एक्सेप्ट फॉर दिस दिस दिस। नहीं, आप तो मुंह पे क्या बोल दोगे? यहां पे बोल दोगे, आप बता दोगे कि भैया दैट द ऑडिटर डज नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन। क्या बोल दोगे? ऑडिटर डज नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस ऑफ डिस्क्लेमर सेक्शन, द ऑडिटर हैज नॉट बीन एबल टू ऑब्टेन SAE एंड बेसिस फॉर एन ऑडिट ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अमेंड कर देगा ओपिनियन सेक्शन को। क्या कर देगा? ओपिनियन सेक्शन को, जिसमें ये लिखा होगा कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन ऑडिटेड। लिखते ना अपन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। याद आ रहा है? एक बार ऊपर चलो ऐसे 700 में दिखा दूं आपको। नहीं जाना है तो मेरी तरफ ही देख लो बेटा, यहीं पे मत देखो आप, इधर देखो, इधर 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 देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर जब आप एड्रेस में ये इसमें जाते हो तो आपको क्या बताना पड़ता है? स्टेट दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन ऑडिटेड। ये कहाँ पे बताना पड़ता है? ओपिनियन पैराग्राफ में। तो वहां पर आपको ये बोलने का इच नहीं कि हमने ऑडिट किया है, क्योंकि तुमने किया ही नहीं ना। कर देते तो क्या हो जाता? ओपिनियन दे देते ना यार। नहीं आ रहा तो तुम नहीं कर पाए। ऑडिट करने का मतलब ही एविडेंस कलेक्ट करना, तो तुमने किया ही नहीं है, तो आपको वहां पे अमेंड करना पड़ेगा। ये नहीं लिख देना वहां पे जाके कि स्टेट दैट ऑडिट दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन ऑडिटेड, मत लिखना, क्योंकि तुमने किया ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? अच्छे से। अब बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ में क्या लिखेंगे? तो यहां पर अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ में अगर आप क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं तो लिखना होगा बेसिस ऑफ ओपिनियन, नहीं बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन। एडवर्स दे रहे होगे तो बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन या बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। अब अगर मटेरियल में से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटेड टू स्पेसिफिक अमाउंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर आपका क्वालिफाइड देने का कारण यह है कि कुछ अमाउंट वगैरह में 19-20 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन में लिखना होगा डिस्क्रिप्शन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल इफेक्ट अनलेस इट इज इम्प्रैक्टिकेबल। क्या झोलझाल है वो आपको वहां बताना पड़ेगा। अगर झोलझाल नहीं बता पा रहे हो क्योंकि उसे क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे हो, तो इफ इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू क्वांटिफाई, तो आपको वो बताना पड़ेगा कि भैया मैं क्वांटिफाई नहीं कर पा रहा हूं। समझ में? सर एक आध एग्जाम्पल दिखा दो। ओके, आपने मांगा, मैंने दिया। सत्यम 2009 एनुअल रिपोर्ट। ये उस जमाने की रिपोर्ट है जिस जमाने में सत्यम कांड हुआ था। पता है आपको सत्यम कांड? नहीं पता आपको? नहीं बेटा, ये था रामलिंग राजू, ये जो दरिंदा आप देख रहे हैं बेटा, ठीक है। इन्होंने 14,000 करोड़ का क्या किया था? स्कैम, जिसके चक्कर में कौन बर्बाद हुआ बेटा? कौन बर्बाद हुआ? पब्लिक। वेरी गुड। तो यहाँ पर जो सत्यम स्कैम हुआ था, इस पे बर्बाद कौन हुई थी बेटा? पब्लिक बर्बाद हुई थी, ठीक है। तो अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर आइए कैसे हुआ सत्यम स्कैम, देख लेते दोस्तों। क्या आपने ये देखी है बेटा वेब सीरीज? अरे यार तुम जिंदगी में पोगो ही देखते रहो बेटा, कुछ नहीं देखते तुम लोग। बैड बॉय बिलियनर नहीं देखा तुमने? देखने का है बेटा, नेटफ्लिक्स पे जाओ देखो, ठीक है। सब्सक्रिप्शन चाहिए? मैं नहीं दूंगा, चलो। लेकिन अगर अपन बात करें, खुद देखना बेटा, ठीक है। तो बैड बॉय बिलियनर देखो, इसमें मोदी की कहानी है। आपने मोदी जी नहीं बेटा, मोदी, नीरव मोदी, गीतांजलि जेम्स एंड ज्वेलर्स। दूसरी कहानी है किंग फिशर की, अपना किसकी? माल्या की। और तीसरी कहानी अब हमारे बीच में नहीं रहे, सुब्रत राय साहब। इसके साथ साथ सत्यम स्कैम की भी कहानी उसमें थी, लेकिन रामलिंग राजू ने उनके ऊपर डिफेमेशन का केस कर दिया कि ऐसा करने से मेरी जो इतनी सी इज्जत बची है वो भी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। आइए, और मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि ये महिला जिसे आप देख रहे हैं बेटा यहाँ पे, ये महिला कहाँ की है? रायपुर, ठीक है। तो ये महिला रायपुर की है बेटा, यहाँ पर ही इनका काम है। काफ़ी 2 इन्फ्लुएंसर्स हैं, अभी अभी उनकी शादी हुई है बेटा, जो फाइनेंस में काम करते हैं, ठीक है। तो एक तो जैन है और एक है प्रांजल कामरा,
नाम तो शायद सुना होगा, माइट भी। तो अगर फाइनेंस की दुनिया में दे बोथ आर डूइंग वेरी ग्रेट। एंड उनका प्रिया जैन, ठीक है, तो प्रिया जैन, ये प्रिया जैन नहीं है, प्रिया जैन दूसरी है। तो ये बेसिकली अगर अपन बात करें तो ये रायपुर के ही लोग हैं, ठीक है। रामलिंग राजू ने किया क्या, उन्होंने उठा करके, क्योंकि उस समय मैं आपको बता चुका हूँ शायद कि रियल एस्टेट का एक ज़माना बहुत अच्छा था। सुबह 1 लाख में ज़मीन खरीदो, शाम होते होते 4-5 लाख में बेच सकते थे, लोगों ने खूब पैसा बनाया। तो इनका भी फोकस आईटी से होकर के कहाँ चला गया, रियल एस्टेट पे चला गया। और देखिए अब बताइए, पैसे की ज़रूरत पड़ी तो क्या करना चालू कर दिया, बताइए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ही फ्रॉड कर दिया। और फ्रॉड भी छोटा मोटा नहीं बेटा, मतलब आप समझिए 10,000 सैलरी अकाउंट खोले गए जिसमें महीने का कुछ फिक्स पैसा जाता था। और ये पूरे सैलरी अकाउंट किसके अंडर पे थे, रामलिंग राजू। मतलब आप अगर ओवर स्टेटमेंट देखा जाए तो इन्होंने, जहाँ पर 120 करोड़ के इनके डेटर होने चाहिए, तो इन्होंने देखा है 3,500 करोड़ के हमारे डेटर है। इतना बड़ा बड़ा क्या किया, स्कैम किया। ये देखो, इन्हीं लोगों के चक्कर में तो ऑडिटर की ज़रूरत है। अरे ये लोग तो कुछ भी कर रहे हैं ना। अब सबसे बड़ा गड़बड़ क्या हुआ, पीडब्ल्यूसी ने इनका ऑडिट किया और पीडब्ल्यूसी ने इनका साथ दिया है। इसीलिए तल्लूरी जो वहाँ के पार्टनर है और एक और श्रीनिवासन, इन दोनों को उठा करके भी जेल में फेंका गया। और पीडब्ल्यूसी को ऑल ओवर इंडिया से 2 साल के लिए बैन कर दिया गया था इस केस के बाद।
मैं आपको बताना चाहूँगा कि 130 रुपये का शेयर देखते देखते 6 रुपये पे आ गया था मात्र 2 या 3 दिन के अंदर। तो इससे नुकसान किसका हुआ बताइए? पब्लिक का ही हुआ ना, शेयर होल्डर्स का भारी भरकम लेवल पर क्या हुआ? नुकसान हुआ। अब आइए, इतना बड़ा स्कैम हुआ, तो ये स्कैम बेसिकली किया किसने? तो ये स्कैम बेसिकली किया रामलिंग राजू ने। अब उस पर ऑडिटर का काम यही तो था, क्या करने का काम था बताइए? पब्लिक को बताना, और उठा करके इन्होंने पब्लिक को उस समय नहीं बताया, इन्होंने बोल दिया सब सही है सही है सही है। जब ऐसा किया और इन लोग पकड़े गए, तो बाद में पीडब्ल्यूसी को अलग करके इनके तो बैन वैन मार दिया। फिर बाद में, अब इस कंपनी के शेयर होल्डर्स के साथ ज़्यादा गलत ना हो जाए, तो टेक महिंद्रा नाम की जो कंपनी है उन्होंने टेक ओवर किया, और उस समय उन्होंने क्या किया? उन्होंने बेसिकली इस कंपनी को टेक ओवर करने के बाद अब ऑडिट कराया। जब ऑडिट कराया तो ऑडिट करने वाले फिर कौन थे बेटा? फिर यहाँ पे पीडब्ल्यूसी नहीं थे, फिर कौन थे बताइए? डिलॉइट्स। फिर नेक्स्ट ऑडिट किसने किया बताइए? डिलॉइट, हस्किन सन्स एंड सेल। अब आप मुझे बताइए, जितना मैंने आपको वीडियो पे देखा, एक वीडियो और था जो कि मेरे लैपटॉप पे, जिसपे आपको असली फिगर्स दिखते कि इसमें 1200 करोड़, इसमें 3000 करोड़, 10,000 सैलरी फंड को ले, ये है वो है, जमाने भर का सब कुछ देखने के लिए मिलता। अब अगर आप सोच रहे हो कि कम से कम मोटा मोटी 14,000 करोड़ रुपए का इन्होंने फ्रॉड किया, तो उस हिसाब से अपन को क्या देना बनता था बताइए? एडवर्स क्वालिफाइड अनक्वालिफाइड क्या बनता था? एडवर्स क्वालिफाइड अनक्वालिफाइड, एडवर्स क्वालिफाइड अनक्वालिफाइड, एडवर्स, लेकिन इन्होंने दिया क्वालिफाइड। किसने? डिलॉइट्स ने भी। देखो बेटा, अपनी सोच छोटी, अपने को लगता है 14,000 करोड़ का फ्रॉड हुआ, बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ। कंपनी समझो ना 4 लाख करोड़ की है। अब 4 लाख करोड़ में 14,000 करोड़ तो इतना कोई बड़ा फिगर नहीं हो गया ना। 8 लाख करोड़ की कंपनी है, उसके अंतर्गत कोई 14,000 करोड़ कोई बहुत बड़ा फिगर नहीं है। तो वो इतना परवेसिव नहीं है। परवेसिव तो बड़ा होता है ना यार, एटलीस्ट 50% तो कवर करे। कुछ नहीं आ रहा है, आ रहे समझ में? तो इसीलिए इन्होंने क्या दिया? क्वालिफाइड। और क्वालिफाइड में भी देखेंगे अगर आप, तो क्वालिफाइड में भी क्या बोला इन्होंने? इन्होंने बोला कुछ कुछ जगहों पर कि हम क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। क्या नहीं कर पा रहे हैं? क्वांटिफाई। तो अगर आप देखो यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा? विच आर नॉट क्वांटिफाइबल। तो यही बात मैं आपको समझाने के लिए पूरा ये पढ़ा डाला एक वर्ड, दैट इज क्वांटिफाइबल, कि भैया डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है, क्वांटिफिकेशन बताना पड़ता है, अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल। यहाँ डिलॉइट्स के लिए इम्प्रैक्टिकेबल था। सर क्यों था? अगर आपको सत्यम स्कैम ना पता हो तो इसलिए 210 से भी जोड़ता हूँ। 210 में आपको याद है मैंने यही एग्जाम्पल वापस लिया भी था, जिसमें मैंने बताया था कि भाई अब सत्यम का रामलिंग राजू तो चला गया अंदर जेल में, अब नया डिलॉइट्स को बुलाया और डिलॉइट को बोला भाई तू ऑडिट कर। डिलॉइट बोलता है मेरे को इंटरनल इंफॉर्मेशन चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। अब वहां पे जो डायरेक्टर लोग बैठे, वो तो खुद पहली बार सत्यम में बैठे, क्योंकि उन्हें किसने भेजा था? गवर्नमेंट ने भेजा। वो बोले भैया हम तुम्हारी मदद नहीं कर, हमें भी सत्यम को समझने में समय लग रहा है, ये तो उन्होंने भेज दिया तो बैठ गए यहाँ करके, हमको थोड़ी ना समझ है सत्यम में क्या कांड हुआ है, क्या हुआ है। अब डिलॉइट बोल रहा है भाई ऐसे में मैं कैसे ऑडिट कर पाऊंगा? तो वहां पे क्या डिलॉइट को छोड़ने का मौका दिया जा रहा था क्या? नहीं, बोले अगर गवर्नमेंट ने भेजा है तो फिर तो तुमको करना ही पड़ेगा, फिर तुम छोड़ नहीं सकते बोल करके कि इन लोग कॉपरेट नहीं करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने तुमको इसीलिए बुलाया क्योंकि वहां कोई लफड़ा हुआ होगा सत्यम जैसे ही। तो ऐसे केस में जिसको नए को भी बुलाया उसको उतना आइडिया नहीं है। समझ में आएगी नहीं? और इसे यहाँ पे क्वांटिफाइबल नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो राज की बातें वो सब किसके पास है? रामलिंग राजू के, जो कि कहाँ पड़ा हुआ है? जेल में। अब उससे तो आप बातचीत नहीं कर सकते बीइंग एन ऑडिटर। समझ में? आप नहीं करने का अधिकार नहीं है, थोड़ी ना मिल जाएगा अधिकार, तो ऑब्वियस सी बात है। तो अब अपने लिए तो क्वांटिफाइबल है ही नहीं और हम कर भी नहीं पा रहे, तो अपन हर जगह पर बोल दे रहे हैं जहाँ क्वांटिफिकेशन हो पा रहा है बता रहे हैं, जहाँ नहीं हो पा रहा है अपन बोल दे रहे हैं इट इज नॉट क्वांटिफाइबल। कुछ समझ में आया? पक्का? तो ये रिपोर्ट बनाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पर क्या देखने के लिए मिल रहा है बताइए? Material misstatement relating to narrative disclosure. The auditor shall include basis for opinion section and explanation how the disclosure are misstated. या फिर आपने कोई misstatement को या information को क्या नहीं किया, disclose नहीं किया, auditor shall discuss the non-disclosure with TCWG. Describe the basis for opinion section to nature of omitted information. And unless prohibited by law or regulation, include a omitted disclosure provided it is practicable to do so. An auditor has obtained what दोस्तों? SAE about the omitted information. Inability to obtain SAE, the auditor shall include in the basis for opinion section the reason of that inability. क्या ये बात समझ में आ रही है? पक्का? When auditor express a qualified or adverse opinion, the auditor shall amend the statement about whether audit evidence obtained is sufficient and appropriate for the auditor opinion to include the word qualified or adverse.
When the auditor disclaim an opinion, the auditor shall not include the following element. क्या क्या इंक्लूड नहीं करना चाहिए? पहला, उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जहां पर लिखी है वो चीज नहीं बतानी चाहिए. क्यों? क्योंकि उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा ही नहीं किया. और दूसरा, उसे ये नहीं बताना चाहिए कि भैया जो मैं ओपिनियन दे रहा हूं उस ओपिनियन के लिए मैंने SAE ऑब्टेन किया, क्योंकि तुमने ओपिनियन ही नहीं दिया है. अगर ऑडिटर एडवर्स ओपिनियन देता है या डिस्क्लेमर देता है तो ऑफ द बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन में उसे रीजन फॉर एनी अदर मैटर फॉर विच ऑडिटर वाज अवेयर दैट वुड हैव रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन एंड द इफेक्ट्स देयरऑफ, वो भी एक्सप्रेस करना पड़ेगा. फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बोल दिया? अगर आप डिस्क्लेम कर रहे हैं किसको? ओपिनियन को, तो आपको वही सेम बात हो गई कि आपको ये स्टेटमेंट डालना ही नहीं है कि आपने कंडक्ट किया ऑडिट को. ये भी मत बताना कि डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन जो है वो स्टेटमेंट दैट हाउएवर बिकॉज ऑफ द मैटर डिस्क्राइब इन द बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन ऑडिटर वाज नॉट एबल टू ऑब्टेन SAE. आपको ये लिखना पड़ेगा कि ऑडिटर क्या नहीं निकाल पाया? SAE. और स्टेटमेंट अबाउट ऑडिटर इंडिपेंडेंस एंड अदर एथिकल व्हाट दोस्तों रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो आपको वहां पर बताना पड़ेगा. और कम्युनिकेट विद TCWJ. बोलो, कोई भी डाउट? पक्का? चलो, तो एक हो गया हमारा SS 700, एक हो गया हमारा 705, एक हो गया हमारा 706. अब पढ़ेंगे अपन 701. क्या पढ़ेंगे? 701. कम्युनिकेशन ऑफ की ऑडिट मैटर पैराग्राफ. किसके बारे में बात करें? कम्युनिकेशन ऑफ की ऑडिट मैटर पैराग्राफ. कल एक बच्चे ने मुझसे बोला था कि सर ऐसे में तो ऑडिट रिपोर्ट की इज्जत ही चली गई. आपने EMP डलवा दिया, OMP डलवा दिया और ओपिनियन डला दिया. तब ऑडिट रिपोर्ट में हमको सिर्फ क्या देखना है? ओपिनियन, EMP, OMP. इन तीनों को पढ़ करके हमको पूरा समझ में आ जाएगा. और बेचारा ऑडिटर क्या कर रहा है? पूरा लिखा जा रहा है, तो टाइटल भी, तो एड्रेसी भी, तो ओपिनियन भी, तो फिर बेसिस पर ओपिनियन भी, तो फिर मुर्गा भी, तो फिर कैम भी, सब कुछ लिखेगा. और आपसे पढ़ोगे 3 चीज़ें. क्या बुरा लगेगा ऑडिटर को? यस. ICI को भी बुरा लग रहा था. ICI बोला यार इन लोग इज्जत नहीं दे रहे यार एनुअल रिपोर्ट को, ऑडिट रिपोर्ट को. मतलब धीरे धीरे क्रेडिटेबिलिटी एंड पॉपुलैरिटी ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट खत्म होती जा रही है. तो अब ऐसा क्या किया जाए कि इंटरेस्ट पैदा हो जाए? किस पे? ऑडिट रिपोर्ट पे. तो पता है इंटरेस्ट कब पैदा हो रहा है आज के जमाने में? जब अपन किसी भी मूवी में, अगर हर मूवी की कहानी भी आजकल सेम ही है. मूवी में क्या करो भाई, हीरो रहेगा, हीरोइन रहेंगे, दोनों मिलेंगे, विलेन आएगा, उसको मारेंगे, शादी कर लेंगे, घर बच जाएगा. कहानी तो यही है. लेकिन इस कहानी को देखने का मजा पता है कब आता है? जब अपन को यह पता चलता है कि कहानी को शूट करने में, कहानी को लिखने में, कहानी को काम करने में, कहानी की लोकेशन ढूंढने में किसी को भी कितनी मेहनत करनी पड़ी. फिर अपन देखते हैं इसने मेहनत बहुत किया, कुछ तो अच्छा होगा. और इसके चक्कर में आजकल लोग एक और नई चीज कर रहे हैं, वो शूट करते हैं BTS. क्या शूट करते हैं बेटा? BTS. व्हाट इज BTS? बिहाइंड द सीन. यस. जब आपको किसी मूवी के पीछे का क्या दिख जाए बेटा, बिहाइंड द सीन दिख जाए, तो आपको लगता है कि बॉस ये मूवी तो अपन को देखनी चाहिए. अरे आया कि नहीं आया? जैसे कि आपके सामने दिख रहा है दोस्तों, क्या? बाहुबली. अब आपको वहां पर दिखा कि भाई इन लोग झरने अन्ने में कूद रहे हैं, लड़ रहे हैं, जा रहे हैं. अगर यही चीज आपको पता चल जाए कि भाई ये जो झरने अलने वाली कहानी है, ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहां पर शूट किया, अगर मान लीजिए ये चीज आपको पता चल जाएगी ये कहां कहां शूट हुआ है, कैसे हुआ है, तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं हमारा जो क्या है बेटा देखने का नजरिया है या फिर वो चीज है वो हमारा डिफरेंट हो जाएगा. तो जैसे कि पानी का झरना जो उन्होंने वहां पर शूट किया हुआ है बेटा, ये देखेंगे अगर ये वाला झरने का गाना आपने देखा, ये जो चीज़ है ये देखो कैसे बनाई गई है बेटा. वो लोकेशन एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करता. ये जो झरना है बेटा ये नॉर्मल आपका झरना है. अरे समझ में आ रहा है? कोई बहुत बड़ा झरना नहीं है, बहुत ही नॉर्मल है. लेकिन इस झरने को उन्होंने वहां पर क्या किया, एकदम डिफरेंट तरीके से क्या किया वहां पर दिखाया. करण जौहर का कहना भी था कि भैया जो झरना, जो वाटरफॉल हमने वहाँ पर दिखाया, एक्चुअली में ऐसा वाटरफॉल एग्जिस्ट ही नहीं करता. तो साहब उसको बनाया कैसे? देखो ऐसा बनाया बेटा. वो उन्होंने पहाड़ों पे जा करके इस टाइप का एक चट्टान बनाई है बेटा, ये सब थर्माकोल से. देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? और सारा खेल किसका है? ग्रीन क्रोमा का है. अब देखो बेटा ये ग्रीन पर्दे के वहाँ पे कर रहे हो, इसको पानी वानी दिखा रहे हैं. देखो यहाँ से क्या हो रहा है, कूद रहा है और दिखा रहे जैसे कि
झरने के वहां पे कूद रहा बेटा, ये देखो कैसे उड़ उड़ के जा रही थी बेटा। अरे ऐसा ना, ये जो बच्चा है बेटा, ये बच्चा नहीं है, क्या है, किनले की बोतल है बेटा। अरे आप इज्जत ही नहीं दे रहे हो आप। ये देखो बेटा, वो जो बाहुबली को दिखाया है बेटा, वो ये देखो, ये देखना ध्यान से, ये क्या है बताओ बेटा। किनले की बोतल को दिखा रहा है, उसके ऊपर क्या दिखाया जा रहा है, बच्चा दिखाया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं, ये जो आपको सांड दिख रहा है बेटा, मतलब इंसान वाला नहीं बेटा, वो वाला सांड एनिमेटेड है, ये आदमी तो है ही राक्षस, ठीक है। तो अगर अपन बात करें ऑब्वियस है, अब आप देख रहे हैं ये कैसे उसे शूट कर रहे हैं। जब इतना अपन को क्या दिख रहा है बताइए, बीटीएस देख लो तो क्या अपन को लगता है भाई मूवी देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा, अब अपन को समझ में आएगा। कुछ बोल ही नहीं रहे आप लोग। यस, इससे क्या हो जाता है बताइए, इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। सेम गोज विथ व्हाट दोस्तों, अगर हम बात करें, आपने मूवी देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन एक मूवी थी जीरो, जीरो देखिए, किसकी थी, किसकी थी, शाहरुख खान। उसमें शाहरुख खान एक में लंबा है एक में छोटा है, इसमें छोटा दिखाया बहुत ज़्यादा। तो जो छोटा दिखाया उसके पीछे बहुत वीएफएक्स हुआ है। रेड चिली ने वीएफएक्स का अपना खुद का प्रोडक्शन ही खोल लिया है। जितने ऑसम कैमरा शाहरुख खान के पास है, उतने अभी पूरे इंडिया में किसी के पास नहीं है। उसका एक कैमरे का रेंट ही 3 लाख 4 लाख जाता है। अरे समझ में आ रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर आप बीटीएस सुनते हो और देखते हो ना, तो आपका मज़ा ही अलग हो जाता है। अगर आप यूट्यूबर में फॉलो करते होंगे, बीबी, बीबी पता है कौन है, भुवन बाम। भुवन बाम का अगर आप देखेंगे तो उसने एक शूटिंग किया था अभी, किसकी, डिंडोरा। यस, डिंडोरा में एक साथ 16 कैरेक्टर को एक ही फ्रेम पे लाना था, और 16 कैरेक्टर वही अकेला आदमी कर रहा है। और उसको एक फ्रेम पे लाने के लिए उसने लिया था क्या, शाहरुख खान का कैमरा। उस शाहरुख खान के कैमरे को पकड़ने के लिए 15 लोगों की टीम लगती है, इसे पकड़ने के लिए। गेटिंग माय पॉइंट। तो वो रेड चिली से लाया, वो कैमरा अलग ही लेवल का था, उसका रेंट ही शायद वो बोला 8-10 लाख रुपए दिया हूं। तो अगर अपन बात करें, उसको पकड़ने के लिए 15 लोग की टीम है, तो सोचो ना क्या जायंट कैमरा होगा। और वो कैमरे से उसने वो शूट किया जिसमें उसने अपने सारे कैरेक्टर को एक साथ दिखाया, क्योंकि वो अकेला ही रोल प्ले कर रहा है 16 कैरेक्टर का। तो अगर हम बात करें तो ये लोगों की वर्किंग जो अगर हम बात करें तो ये वीएफएक्स में इतने लेवल पे। अब जब मैंने उसका देखा ना कि यार वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, उसका बिहाइंड द सीन मैंने सुना, तो मेरे अंदर एकदम इच्छा हुई कि भाई अपन को देखना है डिंडोरा। अरे समझ में आए कि नहीं, यही सेम कंसेप्ट यहां पर हो जाता है। जिस दिन आपको बिहाइंड द सीन पता चल जाए कि ऑडिटर यहां आके फंस गया था, उसको समझ नहीं आया डेटर का फिगर कैसे पता करूं, वो गया मैनेजमेंट के पास पता करने, मैनेजमेंट ने उसको मना कर दिया, उसने उठा के एक्सटर्नल कंफर्मेशन लिया, एक्सटर्नल कंफर्मेशन से भी उसको अच्छा क्या नहीं मिला, आंसर नहीं मिला, उसने ऑल्टरनेटिवली ये लगाया। जब वो ये बात आपको बताएगा, क्या आपके अंदर एक्साइटमेंट आ जाएगी। और आप मुझे बताइए, क्या ऑडिट रिपोर्ट में जो बिहाइंड द सीन रहेगा सबका एक जैसा ही रहेगा ना, नहीं, क्या सबका अलग अलग रहेगा। तो आप मुझे बताइए दोस्तों, बिहाइंड द सीन लिख देने से कहीं ना कहीं ऑडिटर को भी एक चीज ये रहेगा, देखो ऑडिटर के लिए कुछ नया नहीं है, ऑडिटर को तो वो जीवन जीना ही है, बस उस जीवन को लिख देना है। और बीइंग एन व्हाट दोस्तों, रीडर या ऑडियंस, मैं क्या करूंगा भाई, उस चीज को पढ़ूंगा तो मेरे अंदर वो एक्साइटमेंट आएगी कि भाई ऑडिटर ने इतनी मेहनत करके काम किया है। तो ऑटोमेटिकली क्रेडिटेबिलिटी ऑफ दी ऑडिट रिपोर्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और यही काम है किसका, ऐसे 701 का। This essay deal with the auditor responsibility to communicate key audit meta paragraph in the auditor report. It is intended to both auditor's judgment as to what to communicate and form and content of such communication. पर्पस पढ़ेंगे और मुझे चारों पर्पस एक एक बच्चा बताएगा। चलो फटाक से। ओके, ऑडिटर रिपोर्ट की कम्युनिकेटिंग वैल्यू अपन क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, बताइए। टू प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन। वेरी गुड, एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट क्या है, थर्ड पॉइंट।
बोलो। टू प्रोवाइड व्हाट दोस्तों? A basis to further engage with management and TCWG about certain maturity relating to the entity, the audited financial statement or the audit that was performed. तो आपको और थोड़ा मैनेजमेंट और TCWG को और चीज़ें पता चलेगी। किसके बारे में? ऑडिटर के बारे में। अरे कई बार हलवा लगता है ना, जैसे आपके लिए प्रैक्टिकल लाइफ के लिए आपको लग रहा है टीचर आ रहा है पढ़ा रहा है उसके लिए हलवा है, लेकिन इसका BTS पता चलेगा किसी भी टीचर का तो बहुत बड़ा होता है ना। आपके सामने यहाँ पर ऐसा नोट्स बना करके ला देना, बोल देना इतने एग्जाम्पल्स को याद रखना, तो ये बहुत ही ज़्यादा वर्किंग होती है ना, बहुत ज़्यादा। तो बैक एंड पे भी करनी पड़ती है, फ्रंट एंड पे भी। बैक एंड भी रहता है कि भाई लेक्चर ऐसे ऐसे तैयार करना है, और जैसा तैयार किया है उसको फ्रंट एंड में पुट भी तो करना है, क्योंकि तुम्हारा जो अटेंशन स्पैन है वो 15 सेकेंड का है। 15 सेकेंड मैंने ऐसा कुछ बोल दिया जो कि तुमको नहीं समझ में आया, बोलते जाओ क्या करना है, आज की क्लास बड़ी बोरिंग है। तो ऑब्वियसली बात है, अब मेरे को 15 सेकंड भी मेरे को क्या करना पड़ता है? मैनेज करना पड़ता है। थ्योरी टीचर का तुम समझो, मैं विदाउट ब्रेक बोल ही रहा हूं। तुम 4 बार पानी पी चुके हो, समझ में? ऐसे 1 घंटे की क्लास में मैं पिछले 8 बजे से लेकर के अभी तक के तो 2 बार पानी नहीं पिया होऊंगा, और जैसे तैसे तो भी पिया, वो ऐसा किया, ऐसा फटाफट रखा, फिर बोलना है, क्योंकि तुम्हारा टेंशन स्पैन जा रहा है। जैसे ही 10 सेकंड निकला तुम इधर उधर हो गए। तो भाई मेरे को वर्ड्स पर सेकेंड पर मिनट, मेरे को जो रहता है ना WPM, जो मेरा वर्ड्स पर मिनट है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू एनी अदर टीचर। मैं बड़ा बोलता ही रहता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मैं स्लो हुआ तो इधर से निकले, तो मेरे को बड़ा बोलना ही पड़ता है। उसके पीछे रीजन ही है, यही तो चीज है, ये है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट वाइज डिफरेंशिएशन। अरे समझ में आएगी नहीं आया? ऑब्वियस ही बात है। हाँ ऑब्वियस है, बीच बीच में गलत बोल करके चेक भी कर लेते कि भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर जिंदा भी हो कि निकल ही चुके हो। पता चला मैं अपना बोल रहा हूँ, हाँ बच्चे तो सुन रहे हैं, और तुमको पता है तुमने तो डिकोड कर लिया, पर सर को ऐसा ऐसे ही तो करना है, हाँ ऐसे था, तुम अपने मजे में ऐसे ही चल रहे हो। तो ऑब्वियस सी बात है, तो ये वाला कंसेप्ट है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं BTS के थ्रू आपको ये भी पता चलेगा कि भाई कितनी मेहनत लग रही है। ऑटोमेटिकली यू विल ऑल्सो बिकम सिंसियर कि हाँ यार ये इतनी मेहनत कर रहा है हमारे लिए, तो हमें अपने खुद के लिए तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर ऑडिटर मेहनत कर रहा है मैनेजमेंट के लिए, तो मैनेजमेंट विल ऑल्सो बिकम सिंसियर। नहीं यार ऑडिट करना मजाक नहीं है, नहीं तो लोग सुना के चले जाते रहे CA को तुम करते क्या, सारा काम तो मेरा किया हुआ है, वो मेरा मुनीम करके दिया हुआ है, तुमको बस चेक ही तो करना है। अरे चेक करने में लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन कितने लगते हैं, कैलकुलेशन कितने लगते हैं, पीछे काम कितना लगता है। लेकिन कई बार वो चीज़ों को कौन नहीं समझेगा? क्लाइंट नहीं समझेगा, और नॉर्मल लेवल और मिडिल क्लास क्लाइंट तो बिल्कुल नहीं समझता, वो सुना के जाएगा आपको। समझ में आ रहा है? तो भी बड़ा कॉर्पोरेट लेवल का क्लाइंट दे देगा पैसा, मिडिल लेवल क्लाइंट तो बहुत चिंदी चोरी करता है। समझ में आएगी नहीं? ओके चलो, क्या यहाँ तक कोई भी डाउट? आइए अब नेक्स्ट आते हैं मेन चीज में, ऑब्जेक्टिव में। अगर अपन बात करें द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर टू डिटरमाइन कैम। सबसे पहला आपका ऑब्जेक्टिव है भाई डिटरमाइन तो करो कैम क्या है। हर चीज BTS के नाम पे मत लिख देना, ऑडिट रिपोर्ट इतनी बड़ी हो जाएगी, मैं अंदर घुसा था, सुबह सबको गुड मॉर्निंग किया, ये सब थोड़ी ना लिखना है। वाकई में BTS लिखना है तो पहले ये देखो भाई कि ऑडिट मैटर क्या है। एंड हैविंग फॉर्म्ड एन ओपिनियन कम्युनिकेट दोज मैटर डिस्क्राइबिंग देम इन द ऑडिटर रिपोर्ट। तो पहले आपको कैम को आइडेंटिफाई करना और फिर उसको अच्छे से ऑडिट रिपोर्ट पे लिखना है और फिर उसको कम्युनिकेट करना है। डेफिनेशन की ऑडिट मैटर पैराग्राफ क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोज मैटर दैट इन द ऑडिटर PJ were of most significance in the audit of financial statement of the current period. CAM are selected from matter communicate with TCWG. बहुत शानदार बात बोली है, ये लाइन मेरे को समझा दो। जो बातें तुमने किसके साथ की, लगभग वही बातें कैम की होगी, क्योंकि तुम इंपॉर्टेंट चीज ही तो लेकर के गए होगे TCWG के। पढ़े ना ऐसे 260, तो कुछ भी एरा गैरा उठा के TCWG के थोड़ी ना जाओगे। तो TCWG से जो बातें कर रहे हो मतलब वो बड़ा प्रॉब्लम एरिया था, उसी को कैसे डील किया वही कैम में लिख देना, तो तुम्हारा प्रॉब्लम थोड़ा तो सॉल्व कर दिया हमने ये बता करके। चलो भाई अब डिटरमाइनिंग कैम। कैम को डिटरमाइन करने के लिए क्या है, द ऑडिटर शैल डिटरमाइन फ्रॉम द मैटर कम्युनिकेटेड विद TCWG दोज मैटर दैट रिक्वायर्ड significant attention performing the audit. In making this determination, the auditor shall take into account following. पहला area of higher ROMAM, दूसरा सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट रिलेटिंग टू एरिया दैट इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट। तो देखिएगा कहाँ कहाँ पे रोमम हाई है, उस चीज़ों को कैम में डालेगा। जहाँ पे मैनेजमेंट का जजमेंट बहुत इन्वॉल्व था
उन चीजों को डालेगा। या इफेक्ट ऑफ ऑडिट ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजेक्शन डेट अकर ड्यूरिंग द पीरियड, या कोई बहुत सिग्निफिकेंट आइटम मिला आपको, सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन मिला, ये सब चीजें आप किस में डाल सकते हो बताइए? कैम में डाल सकते हो। जब कैम को लिखोगे तो कुछ बातों का ध्यान रखना, कैम सब्सटीट्यूट नहीं है डिस्क्लोजर का। ऐसा मत कर देना कि कोई चीज डिस्क्लोजर में ना डाल करके तुम कहां डाल दो? कैम में। ना ना, डिस्क्लोजर अलग है, वो कौन देता है? ऑडिटर। कौन देता है? अरे कौन देता है? मैनेजमेंट। क्या देता है? डिस्क्लोजर। हम कौन है? ऑडिटर। हम क्या लिखेंगे? कैम। तो इट इज नॉट अ सब्सटीट्यूट। डिस्क्लोजर में कुछ नहीं लिखा है, तुम सोचो कैम में डाल देंगे, नो 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 नो, वो एकदम अलग है, ये एकदम अलग है। दूसरा, इट इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन। मॉडिफाइड ओपिनियन का सब्सटीट्यूट नहीं है कि तुमने सोचा भाई बीटीएस के नाम पर तुम क्या करो, मॉडिफाइड ओपिनियन की बातें लिख दो। नो 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 नो, ये सब्सटीट्यूट नहीं है। ऐसे 705 ने तुमको पूरा सिखा दिया कैसे क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर देना है, वैसा ही देना है, आपको इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। तीसरा, 570 जो कि गोइंग कंसर्न की बातें करता है, ये इसका भी क्या नहीं है? सब्सटीट्यूट नहीं है। तुम ये सोचो मुर्गा का लिख दूं मैं, नो, मुर्गा के लिए अलग से क्या दे दिया है? ऐसे ऐसे भी दिया और जगह भी दिए, डब्बा दिया ना, ऐसे 700 ने, वहां लिखना और डिस्क्लोजर में लिखना। मैनेजमेंट लिखेगा डिस्क्लोजर में, तुम लिखना ऑडिट रिपोर्ट के मुर्गा सेक्शन में। तुम कैम में ये बातें नहीं लिखोगे। तो याद रखना, कैम में क्या नहीं होगा? डिस्क्लोजर का सब्सटीट्यूट नहीं है, मॉडिफाइड रिपोर्ट का सब्सटीट्यूट नहीं होगा, गोइंग कंसर्न का सब्सटीट्यूट नहीं है। और ये कोई सेपरेट ओपिनियन देने की जगह भी नहीं है कि चलो डेटर पर मुझे कुछ अलग से बोलना है तो मैं कैम में डाल दूं। नो, तुम बीटीएस लिख रहे हो यार, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। आप बीटीएस लिख रहे हो, आप ओपिनियन की बातें नहीं लिख रहे हो। तो ये तो वैसे मैंने इतना अच्छे से समझा दिया, मुझे उम्मीद है कि तुमको लग ही रहा होगा कि ये सब कौन लिखता है सर, ये तो फालतू पॉइंट है, हम लिखते ही नहीं डिस्क्लोजर की बात। हाँ, ईएमपी ओएमपी में हम सोच सकते थे, ये तो आप बीटीएस की बात कर रहे हो। वैसे भी हम डिस्क्लोजर, ओपिनियन, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। बट तुमने नहीं सोचा क्योंकि तुम्हारी किस्मत अच्छी है, मुझसे पढ़ रहे हो। लेकिन ऑब्वियस सी बात है ना बेटा, तो कहीं ना कहीं चांसेस आते हैं कि भाई कोई लोग ऐसा सोच सकते हैं कि हम क्या कर दें कि ऑडिट मैटर पैराग्राफ में मॉडिफाइड ओपिनियन डाल दे, गोइंग कंसर्न की बातें लिख दे, सेपरेट ओपिनियन दे दे, डिस्क्लोजर लिख दे, तो वो आपको यहां पर लिखना नहीं है। मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इन चीज़ों का सब्स्टिट्यूट नहीं है। चलो ओके, फिर यही बात लिख दी गई है, सेम पिंच, तो इसे कट कर सकते हैं हम, कोई मतलब का नहीं है। चलो नेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिविजुअल कैम। हर एक कैम का कुछ आपको डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। उसमें पहला डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, व्हाई द मैटर वाज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट सिग्निफिकेंट, क्यों आपने उस मैटर को इज्जत दिया, और हाउ द मैटर वाज एड्रेस्ड इन दी ऑडिट। तो दो बात लिखनी पड़ेगी, क्यों और कैसे। फिर क्या बोल रहा है, मेरे को ये बात समझ नहीं आई, पढ़ के बताइए। ये वाली बात समझ नहीं आई, पढ़ के बताइए। ऑडिटर को क्या लग रहा है कि वो क्या है, कैम है, लेकिन वो से कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। किससे? क्यों नहीं कर रहा होगा? क्योंकि लॉ ने मना किया। लॉ बोला नहीं भाई ये बात नहीं बताने की है, तुम्हें कैम लग रहा है लेकिन ये मत बताना। और दूसरा, हर बात भी मत पोक दो ना, तुम अंदर का सब राज खोल के बैठ जाओगे क्या? नहीं ना, कोई ऐसी चीज जो तुमने अगर यहां पर लग रहा है कि बताने से में फायदा कम नुकसान ज्यादा है, तो ऐसी चीजों को अपन को नहीं बताना है। In extremely rare circumstances, auditor determined that matter should not be communicated because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefit of such communication। मतलब बताने का इफेक्ट एडवर्स है, मतलब बताने का फायदा कम है, नुकसान ज्यादा है, ऐसी जगहों पे नहीं बताना। और ये एक्सट्रीमली रेयर केस है यार, रेयर भी नहीं है, रेयर भी नहीं, एक्सट्रीमली रेयर है। 1000 में एक केस है, 100 में एक केस नहीं है, ऐसे कहीं मिल सकते हैं, तब आपको बताने की जरूरत नहीं है। फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ की ऑडिट मैटर। फॉर्म क्या बेटा, आपको बस बताना होगा, अलग से एक सेक्शन होता है ऑडिटर रिपोर्ट का, उसके अंदर आप उसे लिख सकते हैं कि ऑडिट मैटर पैराग्राफ को। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन विद TCWG, फिर है डॉक्यूमेंटेशन। कुछ बोलो। आप रिलायंस के एनुअल रिपोर्ट पे जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये इंडस्ट्रियल है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का है, ये रहा। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज के अगर अपन एनुअल रिपोर्ट खोलते हैं तो यहाँ पे भी आपको क्या देखने के लिए मिलेगा बेटा, ऑडिट रिपोर्ट।
देख रही है स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड, अपन का स्टैंड अलोन में क्या मिली ऑडिट रिपोर्ट, इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट। ये दिक्कत हमेशा होती है रिलायंस के। अरे यार ये क्या खुल गया, कहाँ चली गई, ये रहा वेब पेज क्रैश्ड। ये प्रॉब्लम जाती है ज़्यादा, अपन इसको वो नहीं कर सकते। चल तो यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या दिया हुआ है, की ऑडिट मैटर दिख रहा है वहाँ पे, की ऑडिट मैटर। पहला एस्टिमेट ऑफ ऑयल एंड गैस रिजर्व, बोले सिग्निफिकेंट जजमेंट एंड एस्टिमेटेड आर इन्वॉल्व इन एस्टिमेटेड ऑयल एंड गैस रिजर्व। क्यों आपको लगता है ऑयल एंड गैस रिजर्व, रिजर्व मतलब क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक। ऑयल और गैस का जो नीचे रिजर्व बना है ना, इन लोग एक्सट्रैक्ट करते जमीन के अंदर से, तो जो रिजर्व बनाया है उसमें कितना गैस है अंदर, पता लगाना आसान है, कुछ नहीं, अंदर घुसो पता चल जाएगा। नहीं ना, समुद्र के नीचे, तालाब के नीचे नहीं, समुद्र के नीचे से ऑयल एक्सट्रैक्शन चल रहा है, वहाँ पर आप जाओगे पूरा तेल ही तेल हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कितने लीटर अंदर है। तो सोचो ऑडिटर के लिए कितना मुश्किल काम है। तो ऑडिटर ने बिहाइंड द सीन दिया आपको इसका, क्या बोल रहा है पढ़े, significant judgment and estimate are involved in estimating oil and gas reserve which require consideration of factors such as availability of geological and engineering data। हमको वहां का डेटा चाहिए बॉस, अंदर धरती कितनी गहरी है, क्या है, कितना आ सकता है, कितना नहीं आ सकता। दूसरा रिजर्वायर परफॉर्मेंस डेटा, एक्विजिशन एंड डाइवेस्टमेंट एक्टिविटी, ड्रिलिंग ऑफ न्यू वेल्स एंड कमोडिटी प्राइसेस, the quantum of oil and gas reserve had a direct impact on the determination of depletion charges of company's oil and gas asset and on the assessment of recoverability of carrying value of the development right। साहब इसका इम्पैक्ट पूरा सीधे जाएगा, ये जो नदी समुद्र के अंदर बैठ करके, आपको मैं दिखाता हूं, रिलायंस ऑयल रिजर्वायर, कुछ स्पेलिंग गलत लिखी है मैंने, हाँ। अब आप मुझे बताओ, ये है बेटा रिजर्वायर, ये देख रहे हो यहाँ हो रहा है काम, कुछ समझ में आ रहा है, यहाँ काम हो रहा है, ये एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं निकाल, हेलीपैड बना है। हेलीपैड क्यों बना है, क्योंकि तुम कहाँ शिप से तो नहीं, मुकेश अंबानी आता होगा हेलीकॉप्टर से उड़ के आता होगा, तो यहाँ हेलीपैड बना करके इधर से एक्सट्रैक्ट कर रहे। किसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, बोलते ही नहीं आप लोग, ऑयल को। अब आप समझ रहे हो, तालाब बूढ़ा तालाब में नहीं बना, ये समझ में आया, तो ये कहाँ पर बना है, ये कटोरा तालाब में नहीं ना, चचोरे नलायक, से बाहर निकलो बेटा। तो ये मुंबई के अंदर बना है। अब अगर अपन बात करें तो यहां से आपको क्या करना है बताइए, यहां से आपको एस्टिमेट करना है कितना ऑयल है कितना गैस है। मजाक लग रहा है क्या आपको? तो बिहाइंड द सीन अब इसी चीज़ों का ही तो बनेगा ना। बोले साहब हमने क्या किया, हमने देखो क्या किया, परफॉर्म्ड वॉक थ्रू ऑफ द एस्टिमेशन प्रोसेस, tested the design, implementation and operating effectiveness of the control, assess the objectivity and competence of company's internal specialists, perform substantive testing of the depletion computation। अच्छा ये जो सी बेड वगैरह में है, इसका प्रॉब्लम क्या है, ये पता क्यों करना है? ये पता इसलिए भी करना है क्योंकि भाई अपन ने 200-300 करोड़ रुपए में इसकी बिड ली थी कि भाई ये नदी हमको दे दो, ये समुद्र का इतना एरिया हमको, तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, ऑयल निकालेंगे। अब ये 3-4 हजार करोड़ में है तो अंदर कितना माल रखा है, उससे समझ में आएगा ना कि कितने साल में कंप्लीट होगा। अभी हमें कितना उसका वैल्यू रखना, अभी 3000 करोड़ 5000 करोड़ दिया है तो एक साल में राइट ऑफ करना है क्या? नहीं ना। अभी कितने सालों साल चलेगा ये काम, ये डिपेंड करेगा कितना माल अंदर है, और उसी से तो कॉस्टिंग भी निकलेगी क्योंकि एक्सट्रैक्शन पर लीटर का इसका भी तो कुछ कॉस्ट होगा। सोचो 3000 करोड़ रुपए दिया और अंदर 3000 करोड़ लीटर रखा हुआ है, मान के चलते हैं, तो भाई पर 1 रुपी 1 लीटर का एक्स्ट्रा कॉस्ट सिर्फ कौन सा लाइसेंस कॉस्ट जाएगा ना। कुछ समझ में आ रहा है कितना कॉम्प्लेक्सिटी है इसके अंदर? तो उन्होंने इस तरीके से काम किया है, रिव्यू डिस्क्लोजर मेड बाय द कंपनी। तो आज अगर हम बात करें तो ये इतना डिफिकल्ट होता है, तो ये आपको बिहाइंड द सीन में लिखना पड़ता है। अब आपको भी समझ में आई ना कॉम्प्लेक्सिटी, हाँ यार इतना इतना वो था, तो वो जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको अगर आपको समझना है ऑडिटर ने कैसे किया, तो अब देखो एक्साइटमेंट आ गई यार, वाकई में कैसे किया होगा। तो अब आपको अगर और पढ़ना है तो आपको कैंप पढ़ना पड़ेगा, तो आपको समझ में आएगा अच्छा हाँ यार उसने इस तरीके से निकाला, वाओ ये तरीका यूज़ किया जाता है। अच्छा ये एक्सपर्ट लोग यूज़ होते हैं, इंजीनियर लोग यूज़ होते हैं, क्योंकि अपनी औकात नहीं ना, अंदर अपन को क्या समझेगा सीट बेड के नीचे, और जाकर के क्लोजिंग स्टॉक कैसे देखो, कोई कांच के ग्लास से थोड़े ना दिखेगा इतने लीटर है, वो तो अंदर जा करके कैसे तो भी एक्सट्रैक्ट करते हैं। धरती के कितने अंदर जाते होंगे, पहले तो समुद्र पार करना फिर उसके अंदर जाना है, समुद्र में स्ट्रॉ नहीं डालनी है, समुद्र के भी और अंदर जाना है। तो समझ लो कितना बड़ा लेवल ऑफ गेम है।
अब उसको अपन कैसे करेंगे, तो वो ऑडिटर ने कैसे किया वो आपको बिहाइंड द सीन में समझ में आए। नहीं तो तुमको लग रहा है क्या ही किया होगा, 32 करोड़ रुपए ले रहा है, क्या ही कर रहा है, तो यही कर रहा है। इसी से तो क्रेडिटेबिलिटी बढ़ रही कि भाई इतना करना पड़ता है, और मैनेजमेंट को भी समझ में आ रहा है साला इतना किया तो मेरा पैसा देना जायज है इसको इतना। हाँ तो करके दे ही रहे हैं वो इतना, तो इसमें भी ये नहीं कर रहे ना, एक्सपर्ट लोग करके दे रहे हैं, ये भी एक्सपर्ट को देगा भाई 50 लाख 40 लाख 30 लाख जो भी होगी, क्योंकि इनको करके भी क्या उखाड़ लेंगे, इनको क्या समझेगा। अब टाटा का इतना बड़ा वहां पे स्टील बन रहा है, गल रहा है इतना, वो थोड़ी ना वहां जाकर के फ्लास्क खोल के अंदर देखेगा 1000 डिग्री है, धुआं धुआं हो जाएगा बेटा, तो ये ऊपर का सब धुआं में चला जाएगा। तो 100 बेसिस वो सारा काम कौन करेगा, एक्सपर्ट लोग। इसके लिए आपको ऐसे 600 और 620 पढ़ाया जाएगा, जो कि यहाँ पर नहीं है। यस, यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर एक्सपर्ट, यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। तो बड़ा लंबा पेचीदा खेल है, तो ये आपको यहाँ से समझ में आता है। क्या ये बातें समझ में आई पक्का अच्छे से। तो हमारी ऐसे 700 सीरीज का एक स्टैंडर्ड छोड़ करके सारे स्टैंडर्ड हो गए। पहला स्टैंडर्ड है ऐसे 700 ओपिनियन के ऊपर है, दूसरा है 701 कम्युनिकेटिंग कैम, फिर ऐसे 705 मोडिफिकेशन, और ऐसे 706 जो कि बात कर रहे हैं किसके बारे में, EMP और OMP बोलेंगे दोस्तों। यहाँ तक एकदम फिक्स है पक्का अच्छे से। चलो तो अभी के लिए कर रहे हैं अपन इतना ही दोस्तों, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, सी या, बाय बाय।